दोस्तों, ममता इस वक्त अपने बाथरूम में नहा रही होती है, तभी बाहर पड़ा उसका फोन बार बार बज रहा होता है। तो अब ये जो ममता जो होती है अपने पति को आवाज लगाती है और उसे कहती है कि जरा देखिए तो किसका फोन है। पति नितिन आता है, फोन रिसीव करता है, बात करता है और बताता है ममता को कि फलाने का फोन है। उसका फोन रख करके जैसे ही जाने लगता है तो क्या देखता है कि नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन आ रहा है, व्हाट्सएप मैसेज, और देखता है कि किसके मैसेज है जो इतने लगातार आ रहे हैं। जब वो मैसेज को देखता है डिस्प्ले के ऊपर से, तो नाम तो कुछ इस प्रकार से रखा हुआ था जैसे फेक नाम हो, समझ नहीं आ रहा था। लेकिन जब वो मैसेजेस को पढ़ता है तो उसका माथा चकरा जाता है, क्योंकि वो मैसेज बहुत ही आपत्तिजनक थे। और ऐसे मैसेजेस थे आपत्तिजनक जो कोई पति या पत्नी को या प्रेमी प्रेमिका को भेज सकता है। और जब माथा ठनकता है, ममता बाहर निकल करके आती है तो नितिन की आंखें गुस्से से लाल थी। पूछती है क्या हुआ, तो वह दिखाता है और वह देखते ही ममता के होश पख्ता हो जाते हैं। चिड़ी की हवाइयां उड़ने लगती है, क्योंकि आज रंगे हाथों पकड़ी गई थी। फिर शुरू होता है पति और पत्नी के बीच विवाद। पति पूछ रहा होता है कि बताओ ये कौन है। पत्नी बोलती है मैं नहीं बता सकती। पति बोलता है बताओ नहीं तो आज ठीक नहीं होगा। वो बोलती है नहीं बता सकती। और पति बोलता है अगर तुमने आज ये बात नहीं बताई तो समझ लो कि हमारा तुम्हारा रिश्ता खत्म। आवाज से मैं तुम्हारा पति नहीं और तुम मेरी पत्नी नहीं। अब जब वो देखती है कि मेरा घर संसार बिगड़ जाएगा तो वो बताती है यह उसकी सहेली का भाई है और यह उसके साथ जो ये ममता है शारीरिक संबंध बनाती है, बिस्तर गर्म करती है उसका। जब ये सुन करके नितिन आग बबूला हो जाता है, हाथ तक उठा देता है ममता पर। ममता उसे बार बार यही रिक्वेस्ट कर रही थी कि मेरी बात सुन लो। लेकिन दोस्तों रुकता है कुछ मिनट और बात सुनता है ममता का। लेकिन उसके बाद नितिन ममता से जो कुछ भी कहता है वो सुन के ममता की आंखें फटी फटी रह जाती है। नितिन ममता से कहता है कि तुम उस व्यक्ति को, अपनी सहेली के भाई को, उस यार को अभी घर पे बुलाओ और मेरे सामने तुम उसके साथ संभोग करो, शारीरिक संबंध बनाओ। मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। ममता कहती है तुम ये क्या कह रहे हो। नितिन कहता है मैं जो कह रहा हूं ठीक कर रहा हूं, तुम्हें ये करना ही होगा। उसके बाद उसका फोन ममता के हाथ में दे देता है और ममता जो है वो टेस्ट करती है, मैसेज करती है। और उस व्यक्ति को कुछ ही देर के बाद एक कार घर के बाहर आके रुकती है और वह व्यक्ति उतरता है कार से। नितिन और ममता घर के अंदर दाखिल होता है और ममता को देख के बोलता है क्या बात है, आज तो बहुत ज्यादा तुम मैसेज कर रही हो, तुमको तो आज कंट्रोल ही नहीं हो रहा। इतना कहते हुए अपने कपड़े उतारना शुरू कर देता है और ममता जो होती है उसका हाथ पकड़ करके उसको बेडरूम की ओर खींचती हुई लेकर के चली जाती है। और उसके बाद उस कमरे के अंदर जो कुछ भी होता है और इस कहानी घटना में जो कुछ होता है काफी हैरान परेशान करके रख देने वाला होता है। किसी ने भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी कभी हो सकता है। क्या था ये मामला, क्या थी घटना, बताऊंगा विस्तार से। कहानी में लास्ट तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कहानी आप कहां से देख रहे हैं। चलिए चलते हैं दोस्तों घटना पर। मध्य प्रदेश का एक शहर इंदौर, और इंदौर शहर का ही एक इलाका पड़ता है, एरोड्रम इलाका, अशोकनगर। अशोकनगर में 23 दिसंबर सन 2023 की बात है। दोपहर के 4 बजे के करीब एक 12-13 साल की लड़की जब बाहर से आके घर में दाखिल होती है तो क्या देखती है, उसकी चीख निकल जाती है। क्योंकि जैसे ही वो अपने बेडरूम के अंदर जाती है तो क्या देखती है, पलंग के ऊपर उसकी मां की लाश पड़ी हुई है, खून से लथपथ, जो कि अर्धनग्न अवस्था में है। और तभी उसकी नजर पलंग के नीचे जाती है तो उसकी फिर से चीख निकल जाती है, क्योंकि उस पलंग के नीचे उसके मामा की लाश पड़ी होती है, वो भी अर्धनग्न अवस्था में। वो चीखते हुए बाहर निकल कर भागती है। लड़की की चीख पुकार सुन के आस पड़ोस के लोग जमा हो जाते हैं और जब के अंदर का नजारा देखते हैं तो सबका दिल दहम जाता है, क्योंकि बड़ी ही निर्ममता से दोनों को मारा गया था। ये देख के सर को चकराया हुआ था कि आखिर ये भाई और बहन की लाश तो पड़ी है ठीक है, लेकिन इस प्रकार की आपत्तिजनक स्थिति में क्यों है, इनके शरीर पे कपड़ा क्यों नहीं है, ये नग्न अवस्था में क्यों है। पुलिस को सूचित किया जाता है। पुलिस मौके पे आता है, पंचनामा करके शव को कब्जे में लेता है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। फॉरेंसिक टीम भी पहुंच जाती है और मौके से सबूत जुटाना शुरू कर देती है। लोगों से पूछताछ की जाती है। लड़की जो थी जिसकी हत्या हुई थी वह इस वक्त इतने सदमे में थी, जिसने देखा था। आसपास कोई पड़ोसी से पूछा जाता है तो पता चलता है कि जो महिला है जिसकी मृत्यु हुई है उसका नाम सरिता है। और जो ये व्यक्ति है इसकी मृत्यु है वह इंदौर का बहुत जाना माना व्यक्ति था। इसका नाम रवि होता है। ये इंदौर में 3 होटल है, बहुत सारे काम चलते हैं। और वे जो था उसका भाई था। सरिता का पति कहीं बाहर गया हुआ था, बेटा कहीं बाहर रह के पढ़ाई करता था। इतनी सूचना पुलिस को मिल जाती है। पुलिस नंबर ले लेती है, सर्विलांस पर डाल दिया जाता है। मोबाइल बरामद नहीं हुआ था। कोल्ड डिटेल निकालने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकल के सामने आती है तो जैसा सामने दिख रहा था वैसा ही था। तेजदार हथियार से इतने बार वार किए गए थे कि जब तक जान नहीं चली गई तब तक वार किए गए थे। अब पुलिस छानबीन शुरू करती है तो कई लोगों के बयान पुलिस लेती है, कई लोगों को सस्पेक्ट बनाती है। कॉल रिकॉर्ड में जितने नाम आते हैं सबसे पूछताछ की जाती है। सीसीटीवी फोटो निकाल के प्रक्रिया शुरू होती है तो बड़ी मुश्किल से एक कैमरे में 2 लोग ऐसे कैद होते हैं जो उस घर में दाखिल होते हैं और निकलते हुए नजर आते हैं, जिसमें एक पुरुष था और एक महिला।
लेकिन इस प्रकार से उन्होंने कवर किया था कि पहचानना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था दोस्तों। अब ये कहना जहां चाहे वहां रहा है, तो पुलिस को पहली सफलता उस वक्त मिलती है जब उस महिला की पहचान हो जाती है। कोई वैसा व्यक्ति ऐसा था, कोई महिला ऐसा थी जो वो पहचान लेती है कि अरे ये तो ममता है। अब पुलिस के लिए इतना काफी था, को पता चलता है कौन ममता, तो पता चलता है कि सरिता का दोस्त है। पुलिस जब वहां पर पहुंचती है तो ममता के घर पे ताला लगा हुआ था, ना ही वहां पे ममता थी और ना ही वो कोई उसका पति था। अब दोनों की तलाश शुरू कर दी जाती है और ममता पुलिस के यहाँ तो चढ़ ही जाती है। ममता को हिरासत में लिया जाता है और थाने लाके पुलिस पूछताछ करती है। तो पहले ममता पुलिस को गुमराह करती है, लेकिन ज्यादा देर कर नहीं पाती है, टूट जाती है और अपना गुनाह कबूल करती है और कहती है कि हाँ उसने ही मारा है सरिता और उस व्यक्ति को जिसका नाम रवि है, जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, होटल कारोबारी था। और जब उसे पूछा जाता है कि साथ में वो व्यक्ति कौन था, तो वो बताता है कि उसका पति नितिन था और वही ममता नितिन थे जिनको कहानी की शुरुआत में मैंने आपको बताया। और जब कारण पूछा जाता है तो ममता दोस्तों फुट फुट के रोने लगती है और उसके पीछे की कहानी जो ममता बताती है वो बड़ी ही भयावह और दर्दनाक और रोना दिलने वाली कहानी होती है दोस्तों। बात कुछ इस प्रकार से होती है कि नितिन एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी किया करता था। मध्यम वर्गीय परिवार थे, वो लोग किराए के मकान में रहते थे, नौकरी से गुजर बजर चलता था। अब नितिन तो नौकरी पे चला जाता था, तो ममता यहाँ वहां आस पड़ोस की महिला अगले बगल घूमत रहती, बात किया करते रहती थी। तो ममता हर महिला ब्यूटी पार्लर तो जाती थी, तो ममता भी ब्यूटी पार्लर जाती थी और वो ब्यूटी पार्लर सरिता चलाती थी जिस महिला की हत्या हुई है। अब सरिता की ब्यूटी पार्लर ममता जाने लगी तो उसकी परमानेंट कस्टमर बन चुकी थी और बार बार जाने से सरिता ममता की दोस्ती हो जाती है। सरिता मिलनसार औरत थी। अब सरिता और मीन इसकी दोस्ती हो जाती है। तो एक दिन जब ये उसके पार्लर में गई होती है तो एक दिन व्यक्ति वहां पहुंचता है। वह व्यक्ति देखने में बहुत ही अच्छा था, पैसे वाला था, उसके रहन सहन से ही समझ आ रहा था। अब वहां पहुंचता है, सरिता से बात करता है। ममता बैठी हुई थी, ममता की ओर लगातार देखे जा रहा था। ममता से भी थोड़ी बातचीत हो जाती है। उसके बाद वो व्यक्ति वहां जाता है और ममता सरिता से पूछती है तो व्यक्ति कौन था, तो बोलती है कि मेरा मुंह वाला भाई है और इसका नाम रवि है और ये मेरे बहुत बड़े आदमी है और ये इनके 3 होटल है और भलाई के सारे काम करते हैं। ममता कहती है अच्छा, अच्छी बात है। उसके बाद सरिता आगे बढ़ते हुए ममता से कहती है कि ये 4 धाम यात्रा भी कराते हैं जरूरतमंद महिलाओं को, जिनके पास पैसे की कमी है, जिनके पास पैसे नहीं होते, उन्हें पैसे दे की मदद भी करते हैं और हर साल 4 धाम यात्रा भी कराते हैं, लेकिन जरूरतमंद औरतों को। तो सरिता से पूछती है ममता, तो बोलती है कि मैं भी जाने वाली हूँ। तो वह कहती है मुझे भी ले चलो। तो वह कहते हैं देखो जरूरतमंद महिलाओं की मदद करते हैं, फिर भी मैं बात करूंगी। तो सरिता एक दिन ममता को लेकर जाके पहुंचती है रवि के पास। तो वह कहता है कि देखो ऐसा है, जो महिलाएं बिल्कुल ही पैसे से कमजोर है, खुद के पैसे से यात्राएं नहीं कर सकती, उनके लिए मैं ये सेवा करता हूँ, लेकिन तुम सरिता के साथ आई हो तो मैं बात कैसे टाल सकता हूँ, तुम्हारा भी नाम लिस्ट में लिख लेता हूँ, तुम भी चलो। अब तारीख आ जाती है तो सरिता, ममता और कई अन्य महिलाओं के साथ जत्था रवाना होता है 4 धाम यात्रा के लिए। वहां पर ये सब सारी व्यवस्था रवि पहले से कर चुका था कि कौन कहाँ रुकेगा, किस होटल में, किस धर्मशाला में रुकना है। तब एक कमरा बुक किया जाता है और वह कमरा सरिता और ममता को दे दिया जाता है। तो अब होता क्या है कि रात को खाना पीना खाने के बाद सरिता ममता सोने के लिए जब कमरे में जाते हैं तो ना जाने ममता को ये लोग कौन सा नशीला पदार्थ खिला देते हैं कि ममता जो है अपने होशो हवास खो देती है, वो बेहोश हो जाती है। और उसके बाद रवि उस कमरे में जाता है। तो वहां जाने के बाद ममता के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, शारीरिक संबंध ही नहीं बनाता, उन सबको कैमरे में कैद कर लेता है वीडियो को। और जब ममता को होश आता है तो ममता को समझ तो आता है कुछ ना कुछ गलत हुआ है। और जब आवाज उठाने की कोशिश करती है तो अब वीडियो फोटोज दिखा देता है, जिससे ममता डर जाती है कि अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश की तो इसे वायरल कर दिया जाएगा। अब सोचो तुम्हारा क्या होगा। अब गरीब घर की महिला, पैसा तो वैसे भी था नहीं, इज्जत थी, वो उसी से डरती थी। तो खैर अब करे क्या, अब यात्रा करके वापस आ जाती है, लेकिन ममता का पीछा छूटने वाला नहीं था। तो अब रवि लगातार ममता को जो है अपने होटलों में बुलाया करता था और वहां बुला के उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था और ये सिलसिला लगातार कई महीनों से चला आ रहा था। अब धीरे धीरे ममता को यह भी पता चल चुका था कि सरिता जो है वो दुनिया को दिखाने के लिए भाई बहन है रवि और सरिता, लेकिन इन दोनों के आपस में भी शारीरिक संबंध है, अनैतिक संबंध है। दोनों बंद कमरे में संबंध बनाते हैं और बाहर दोनों को दुनिया को रिश्ता भाई बहन को बताते हैं, भाई बहन के रिश्ते को भी कलंकित कर रहे हैं। एक्चुअली वो भी उसका बॉयफ्रेंड ही था और वो सरिता को भी भोगता था। और सरिता की मदद से कई महिलाएं जो गरीब घर से आती थी उन्हें रवि से पैसा उधार दिलाती, कई 4 धाम के बहाने से बाहर ले जाती और किसी न किसी तरीके रवि के संपर्क में लाती और नशा पानी देकर उनके साथ संभोग किया जाता, संपर्क किया जाता और वीडियो बना के उनके साथ ब्लैकमेल किया जाता। और रवि उन्हें लगातार होटल में बना के संबंध बनाया करता था और अपने दोस्तों और दूसरे लोगों को भी परोस दिया करता था और वे सभी इनके साथ एंजॉय करते थे, संबंध बनाते थे। इस तरह का यह काला धंधा रवि सभी के नाक के नीचे चलाता था दोस्तों। और ये वही दिन होता है जब ममता बाथरूम में होती है और फोन नितिन देख लेता है और जो मैसेज आ रहे होते हैं वो रवि के ही होते हैं
और जब देखता है और ममता से पूछता है तो ममता सारी कहानी बता देती है। और नितिन को अपनी पत्नी पे पूरा भरोसा था, उसके आंसू को देख करके वो समझ चुका था कि सच में ममता के साथ धोखा हुआ है। फिर भी ममता पे गुस्सा था कि तुम मुझे पहले क्यों नहीं बताए, लेकिन तभी मैं तुम्हारा साथ देता और आज भी साथ दूंगा, लेकिन उस व्यक्ति और महिला को छोड़ा नहीं जाएगा। उनके कर्मों की सजा मैं उनके खुद अपने हाथों से दूंगा। और इसीलिए एक प्लान बनाया जाता है और प्लान ऐसा बनाया जाता है कि जिस दिन सरिता का पति बाहर गया हुआ था, बेटा तो बाहर ही रहता था स्कूल में, तो बस ऐसा ही मौका देख करके दोस्तों ये जाके पहुंचती है सरिता के घर पे। और सरिता के घर पे जाने के बाद ये तारीख 13 दिसंबर 2023, सरिता के घर में जैसे ही दाखिल होती है ममता और किचन में जाती है चाय बनाने ममता के लिए, तो चुपके से अंदर घर के अंदर नितिन भी आ जाता है। और उसके बाद ये सरिता को तेजधार हथियार से मार करके उसकी पहले हत्या कर देते हैं, फिर जाके इसे बेडरूम में डाल दिया जाता है। उसके बाद सरिता के फोन से व्हाट्सएप मैसेज किया जाता है रवि को, और रवि को मैसेज ऐसे किया जाता है कि रवि कंट्रोल ना कर पाए। आज मेरा बहुत मूड में हूँ, मेरा मन कर रहा है, पति भी नहीं है, मौका भी है, दस्तूर भी है, घर पे आ जाओ, जम के एंजॉय करेंगे। अब रवि को इतना ही सुनना था। 10 मिनट के अंदर रवि सरिता के घर पे पहुंच जाता है और जैसे ही घर के अंदर दाखिल होता है और जैसे ही दरवाजे पर पहुंचता है तो दरवाजा खोलती है ममता, और ममता को देख करके चौंक जाता है कि तुम यहाँ कैसे, मुझे तो सरिता ने बुलाया था। वो बोलती है सरिता दीदी की तबीयत ठीक नहीं है, उन सो रही है, उसके फोन से मैंने ही मैसेज किया था, मेरा मन था तुम्हारे साथ मन करने का। रवि तो खुश हो जाता है, कोई भी चलती रवि को सरिता हुई है ममता। रवि कमरे में दाखिल होता है, क्या बात है जय, तुम बहुत गर्म मूड में लग रही हो, कपड़े उतारना शुरू कर देता है। ममता हाथ उठाती है, बेडरूम में ले जाकर नहीं है, हाथ आंख पे पट्टी बांधती है, और जैसे ही पट्टी बांधती है तो छुपा हुआ नितिन निकलता है, तेज तलवार से इतना वार करता है कि चीख भी नहीं निकलता है। उसके बाद लगातार ताबड़तोड़ इतने वार करता है रवि पर कि रवि कुछ ही सेकंड के अंदर ही दुनिया को छोड़ के चला जाता है। लेकिन नितिन का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था, मरने के बाद भी वार कर रहा था। ममता उसे रोकती है और उसके बाद यह जो रवि था नग्न अवस्था में था, उसे भी नग्न अवस्था कर दिया जाता है सरिता को, ताकि ऐसा लगे कि दोनों गलत काम कर रहे थे। और सरिता का जो पति है जिसका नाम ऋषि होता है, उसने देखा होगा, उसने मारा होगा, मतलब शक किसी और पे जा और इन दोनों पे कोई शक भी ना कर पाए। उसके बाद वापस से अपना ये काम करके वहां से निकल भागते हैं दोस्तों। बाद में 2-3 दिन के बाद जो ये नितिन था ये पुलिस के हाथों चढ़ ही जाता है, वो भी अपना जुर्म कबूल कर लेता है और विभिन्न धाराओं में इनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है, न्यायालय के सामने पेश किया जाता है, जहां से इन्हें जेल भेज दिया जाता है। इस प्रकार की घटना कहानी निकल के सामने आ जाती है दोस्तों। कितना गंदा काम रवि जो था वह कर रहा था महिलाओं के साथ, उनको पहले उनको नशा देना, उनको संबंध बनाना, फिर उन्हें ब्लैकमेल करना, लगातार संबंध बनाना, और फिर लोगों को भी उनको परोसना। और वह महिला सरिता जो ब्यूटी पार्लर चलाया करती थी, जिसे भाई बोलती थी, उसी के साथ सोती थी, संबंध बनाती थी और बाकी महिलाओं को भी शिकार बनाने में पूरी मदद करती थी। जैसे कर्म किए थे उनकी सजा उनको यहीं पर मिली। लेकिन दोस्तों कानून हाथ मिलाना इसकी इजाजत किसी को नहीं है। नितिन और ममता ने जो किया वो गलत किया। वो चाहते तो पुलिस जाकर स्टेशन में कानूनी मदद ले सकते थे, लेकिन नितिन ने अपने साथ हुए जुल्म का पत्नी के साथ हुए बर्बरता खुद ही ठानी और उसने खुद ही ले लिया दोस्तों। अब कई लोगों को नितिन और ममता गलत भी लगेंगे और कई लोगों को नितिन ने जो किया उसका फैसला सही भी लगेगा दोस्तों। सबके अपना अपना बुद्धि है, फैसले हैं दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और आप ये वीडियो जहां से भी देख रहे हैं अपना और अपनी सिटी का नाम लिखना मत भूलिएगा। मिलेंगे ऐसे ही किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।